अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली ट्रायल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फैमिली ट्रायल है वो सिविल ट्रायल से किस तरह मुख्तलिफ है और फैमिली प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग से किस तरह मुख्तलिफ है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है फैमिली केसेस में आती है वो क्या है, और कोर्ट जो अदालत है उसके लिए किस किस स्टेज पर ज़रूरी है कि वो पार्टीज़ का मियाँ बीवी का आपस में राज़ीनामा सुलह करवाए। ये तमाम क्वेश्चन हैं, इनके सवालात, इनके जवाबात ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फैमिली ट्रायल ये स्टार्ट होता है प्लेन से, जिस तरह आमतौर पर सिविल ट्रायल भी प्लेन से स्टार्ट होता है। जो सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, सेक्शन 7 प्लेंट के बारे में बताता है। कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होगा वो प्लेंट की फॉर्म में होगा। प्लेंट मतलब दावा। प्लेंट में क्या होगा, इसमें मटीरियल फैक्ट्स होंगे, हकाइक होंगे। और प्लेन के साथ क्या होगा, प्लेन के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके फेवर में, आप जो बाद में आए एविडेंस पेश करेंगे, या डॉक्यूमेंट आप साथ फिक्स करेंगे प्लेन के साथ, या उनकी फ़ोटो कापीज़, या अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसकी लिस्ट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट बाद में इन पर मैं इन्हिसार करता हूँ, इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो रीज़न आपने प्लेन में दावा में मेंशन करनी होती है। और डॉक्यूमेंट के अलावा इसमें आपने विटनेसेस जो गवाहान हैं उनका नाम, उनका एड्रेस और उनकी ब्रीफ समरी ये भी आपने बतानी होगी कि ये गवाहान कोर्ट में आएंगे, किसकी फेवर में गवाही देंगे और ये किस टॉपिक पे गवाही देंगे। ये फैमिली केस इस तरह फाइल होगा। लेकिन जो सिविल ट्रायल है, सिविल ट्रायल में हम जब प्लेंट फाइल करते हैं ऑर्डर 7 के तहत या सेक्शन 26 के तहत, उसमें हम समन साथ लगाते थे। लेकिन जो इसमें समन होते हैं फैमिली ट्रायल में, जब प्लेंट कोर्ट में पेश हो जाती है, दावा कोर्ट में पेश हो जाता है, उस पेश होने के बाद 2 दिनों के अंदर आपने समन वो आपने जमा कराने होते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 में। प्लेंट में आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और एविडेंस जो आप पे गवाहान के नाम, उनका एड्रेस, और इसमें एक ये है कि आपने जितने ही डिफेंडेंट हैं, मुद्दा है जिनके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, उतनी ही आपने कॉपीज़ साथ लगानी है। प्लेंट की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, और साथ में आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट या जो विटनेसेस की जो आपने स्टेटमेंट दी उनकी कॉपीज़ आपने साथ लगानी होती है। इसी तरह प्लेंट फाइल होगी। प्लेंट फाइल होने के बाद सेक्शन 8 आ जाता है, इंटीमेशन टू डिफेंडेंट। सिविल प्रोसीजर कोड में वहाँ समन का नाम था कि जब प्लेंट फाइल होगी समन आपने प्लेंट के साथ फिक्स करने हैं, फिर समनिंग होगी। इधर इंटीमेशन टू डिफेंडेंट ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें प्लेंट फाइल होने के 2 दिनों के अंदर आपने कोर्ट में समन देने हैं। समन के साथ क्या होगा, प्लेंट की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो आपने कोर्ट में पेश किए हैं, और साथ में जो जो एविडेंस, जो विटनेसेस के बयान, उनका नाम, विटनेसेस की लिस्ट, उनकी कॉपीज़ भी आपने साथ लगानी है समन के साथ। और जितने डिफेंडेंट हैं, मुद्दा हैं, उतनी ही आपने कॉपीज़ कोर्ट में पेश करनी है। जब प्लेंट कोर्ट में पेश होगी तो कोर्ट 15 दिनों का टाइम फिक्स करेगी, नेक्स्ट हियरिंग जिसे कहते हैं। फिर इसमें समन होंगे जो सिविल प्रोसीजर में, मतलब पर्सनल अटेंडेंस, मुद्दा को आगाह किया जाएगा आपके खिलाफ केस है, नहीं तो फिक्सेशन होगी। फिर इसके बाद नहीं तो फिर जो TCS है, एक्नॉलेजमेंट कि पब्लिक पोस्ट, मतलब पोस्ट के थ्रू कोरियर होगा, या फिर पब्लिकेशन, अखबार, इश्तिहार, तमाम मोड ऑफ मैनर इख्तियार किए जाएंगे। फिर इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है, फैमिली केसेस में आपने एक प्लेंट नोटिस कोर्ट में देना होता है। प्लेन नोटिस के क्या होता है, प्लेन नोटिस ये होता है उसमें आपने मेंशन करना होता है कि ये प्लेंट इस कोर्ट में है, किसने ये दावा फाइल किया। वो प्लेन नोटिस कोर्ट है वो चेयरमैन को सेंड करके, किसके, कौन सा चेयरमैन, जहां वो डिफेंडेंट रहते हैं। अगर एक डिफेंडेंट है तो उसी मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो प्लेन नोटिस सेंड किया जाएगा। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, फिर प्लेन नोटिस कोर्ट में आपने जमा कराने होते हैं। सिविल में ऐसा नहीं है, लेकिन फैमिली केसेस में प्लेन नोटिस भी आपने देना था समन के अलावा। प्लेन नोटिस आपने कोर्ट में दिया, प्लेन नोटिस फिर वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास गया। फिर यूनियन काउंसिल चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लेन नोटिस रिसीव करने के बाद जो यूनियन काउंसिल का नोटिस बोर्ड है वहाँ वो उस नोटिस को डिस्प्ले करेगा मुकम्मल कंसेक्टिव 7 दिनों तक। 7 दिनों तक वो डिस्प्ले करने के बाद फिर वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि ये नोटिस मैंने अपने जो नोटिस बोर्ड पे अफिक्स किया था, नुमाइश के लिए किया था। इसका मकसद क्या होता है कि डिफेंडेंट को पता लग जाए कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो कानून को डिस्कस कर रहे हैं। जो सेक्शन 9 है इसमें, सॉरी सेक्शन 8 इसमें डिस्कस है इंटीमेशन टू डिफेंडेंट में, ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
ये प्लेन नोटिस हो गया, समनिंग प्रोसेस होगी। फिर इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है सेक्शन 9 रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में ये है, जब डेट फिक्स होगी उस डेट पे प्लेंटिफ और डिफेंडर दोनों ने कोर्ट में पेश होना है। ये अनोखी बात है लेकिन कानून में लिखी हुई है। चलो जो प्लेंट है मुद्दई, उसने प्लेंट कोर्ट में सबमिट करा दी, यहाँ लिखा कि वो भी फिर जो नेक्स्ट डेट होगी 15 दिनों के कोर्ट ने रखी थी, मुद्दई भी पेश हो, डिफेंडेंट भी पेश हो। अगर डिफेंडेंट पेश होता है तो फिर वो अपने साथ ही रिटर्न स्टेटमेंट भी साथ लाए। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी? रिटर्न स्टेटमेंट जो दावा होता है उसके मतलब क्रॉस में उसका जवाब दावा कह लें, उसने जवाब देना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट में बिल्कुल एज इट मुकम्मल जो जितने मुद्दई होंगे उतनी कॉपीज़ होंगी दावा की, रिटर्न स्टेटमेंट की, साथ डॉक्यूमेंट्स होंगे, साथ अपने वो विटनेसेस की नाम, उनके एड्रेस, उनकी वो कंसाइज ब्रीफ समरी बताएगा, ये किसके फेवर में गवाही देंगे और किस टॉपिक पे इन्होंने अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाना है। ये तमाम मतलब तफसीलात रिटर्न स्टेटमेंट में साथ फिक्स की जाएंगी और उतनी ही कॉपी साथ फिक्स की जाएंगी। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में पेश होता है उस दिन रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोर्ट उसको 15 दिनों का मज़ीद टाइम एक्सटेंड दे सकती है। अगर वो 15 दिनों बाद रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के पास इख्तियार है, उसका जो राइट है ये जवाब दावा का, वो स्ट्रक ऑफ कर सकती है, मतलब उसको मुकम्मल तौर पर इस दावा से खारिज कर सकती है और कोर्ट लॉ के मुताबिक फ़ैसला कर सकती है, इस मतलब डिक्री भी ग्रांट कर सकती है। रिटर्न स्टेटमेंट होगी। अब इसमें एक ये है जो हमारा फैमिली केसेस में चाहे प्लेंट है या रिटर्न स्टेटमेंट है, एक ही प्लेंट में बहुत सारे क्लेम किए जा सकते हैं। अब प्लेंटिफ अगर वाइफ है, वो मतलब अगर वो कोर्ट से तलाक लेना चाहती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, साथ में वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, अपना डावर हक़ुल महर भी क्लेम कर सकती है। अब जो डिफेंडेंट है वो उसके तलाक के बदले रिटर्न स्टेटमेंट तो देगा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट में वो कॉन्जुगल राइट्स हकूक़-ए-नाशूज़ को मतलब अपनी वाइफ को आबादी का दावा भी कर सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही क्लेम किए जा सकते हैं। इसके लिए अलग सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये क्लियरली मेंशन है। फिर इस रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 10, वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। सिविल केसेस में प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का कोई हवाला नहीं है, कोई सेक्शन भी इस तरह नहीं दिया गया, लेकिन फैमिली केसेस में प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में ये होता है कि जो कोर्ट है वो प्लेंट को और रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जामिन करती है, डॉक्यूमेंट्स को देखती है और जो विटनेसेस की एविडेंस हैं, उनकी समरी है, उनकी स्टेटमेंट है, वो उनको मतलब इंस्पेक्शन करते हैं। इसके बाद जो मतलब इश्यूज़ होते हैं, जो रोला झगड़ा होता है, वो पॉइंट्स डिटरमिन करती है। फिर कोर्ट मतलब शैल बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों का आपस में राज़ीनामा कराए, इनका सुलहनामा कराए मियाँ बीवी का। अगर सुलहनामा हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोर्ट ने नेक्स्ट हेयरिंग के लिए डेट फिक्स करनी। नेक्स्ट हेयरिंग कौन सी होगी? वो होगी इशू। इसमें इशू मतलब ये तनकीहात इशू फ्रेम किए जाएंगे। नहीं तो अगर इनके आपस में कॉन्सलेशन, अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, खुला का केस है, इनके आपस में रिकॉन्सिलेशन सुलह सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर कोर्ट एट पर मौके पे वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज खुला की डिग्री ग्रांट कर देगा। इसमें जब कोर्ट खुला की डिग्री ग्रांट करेगा, अगर निकाह नामे में हक़ुल महर मेंशन है, कौन सा हक़ुल महर? डेफर्ड डावर होता है गैर मुअज्जल। कोर्ट फिर प्लेंटिफ को, मुद्दई को हुक्म देगी जो डेफर्ड डावर है आप अपनी वाइफ को पे करें। डेफर्ड डावर होता भी वही है जो या तो तलाक के वक़्त दिया जाता है या उसमें कोई कंडीशंस होती है, कोई टाइम मेंशन होता है कि कब दिया जाएगा, या जब हस्बैंड की डेथ हो जाए उसकी प्रॉपर्टी से उसको डेफर्ड डावर दिया जाता है, जिसको गैर मुअज्जल कहते हैं। जब अगर वाइफ डेफर्ड मतलब वो खुद वो तलाक ले रही है कोर्ट से, तो जो डेफर्ड डावर होता है गैर मुअज्जल, फिर वो बेगम को 50% मिलेगा, ना कि टोटली। ये कंडीशंस हैं। अगर प्रॉम्प्ट डावर है जिसका मुअज्जल कहते हैं, ये प्रॉम्प्ट डावर ड्यूरिंग निकाह एट द स्पॉट मौके पे अदा किया जाता है। अगर जो वाइफ है वो खुद कोर्ट से तलाक ले रही है, फिर वो जो 25% प्रॉम्प्ट डावर है मुअज्जल, वो अपने हस्बैंड को वापस करेगी। ये कानून में मेंशन है। इसके बाद ये इंटीमेशन टू डिफेंडेंट है, सेक्शन 11। इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीकाकार बताया गया है। इशू फ्रेम होंगे, इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी? पहले मुद्दई अपना बयान देगा, फिर अपने वो गवाहानत के बयान देगा, अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करेगा, फिर जो डिफेंडेंट होगे उस पर वो क्रॉस करेगा, वो अपनी बयान देगा, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। ये मुकम्मल एविडेंस का जो तरीक़ाकार है।
इसमें अगर हम देखें क्या मुख्तलिफ है, इसमें ये कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर वकील साहब ने कोई ऐसे क्वेश्चन पुट किए जो स्कैंडलेस हैं, फ्रीलेस हैं, अनॉयन हैं, डिसेंट हैं, कोर्ट उसको उस बयान से, उस क्रॉस से निकालने का हुक्म दे सकते हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो मतलब क्वेश्चन है, इसको इस बयान से निकाल दें। कोर्ट के पास इख्तियार है। फिर कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है, ड्यूरिंग एविडेंस कोर्ट खुद भी क्वेश्चन पुट कर सकती है एविडेंस पर, विटनेसेस पर, कि आप इस बात का जवाब दें। ये एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद सेक्शन 12 के तहत कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में फिर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट बाउंड है, मतलब इस केस को डिसाइड करने से पहले फिर दोबारा कोर्ट फुल कोशिश करेगी इनका आपस में राजीनामा, इनका कंप्रोमाइज़ हो जाए। जिस तरह एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले, जवाब दावा आने के बाद सेक्शन 10 के तहत प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हुई, इस तरह सेक्शन 12 में ट्रायल को मतलब ये कंक्लूजन, इस केस के कंक्लूजन होने से पहले कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट दोनों पार्टीज़ को तलब करे और उनका आपस में राजीनामा की फुल कोशिश करे कि आप आपस में राजीनामा कर लें। ये 2 स्टेप में कोर्ट बाउंड है इनका आपस में राजीनामा करवाए, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 10 के तहत। अगर राजीनामा नहीं होता तो फिर कोर्ट 15 दिनों का टाइम फिक्स करेगी, उसमें अपना वो जो डिक्री होगी या जो भी अपना कंक्लूजन होगी वो डिसाइड करेगी। ये था सेक्शन 12। सेक्शन 12A, इसमें यह लिखा हुआ है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी फैमिली केसेस की, चाहे डेजोलेशन ऑफ मैरिज, खुला का केस है या मेंटेनेंस का केस है या डावर का, कोर्ट बाउंड है कि 6 माह के अंदर इस केस को निपटाए, इस केस का फैसला करे। अगर कोर्ट 6 माह के अंदर ये केस नहीं निपटाती, इसका फैसला नहीं करे, जो पार्टी है वो हाई कोर्ट में जाएं, इस कोर्ट के खिलाफ रिट फाइल करें, फिर वहाँ से एक स्पेशली एक डायरेक्शन लेके आए कोर्ट को दें कि आपके खिलाफ ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन ऑर्डर किया है कि आप इतने दिनों में, इतने टाइम पीरियड में इस केस का फैसला करें। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्लेन को डिस्कस किया। प्लेन के बाद रिटन इंटीमेशन टू डिफेंडेंट है, जबकि सिविल में ऐसा नहीं है। इंटीमेशन डिफेंडेंट में थोड़ा सा सिविल और ये फैमिली मुख्तलिफ है, इसमें चेयरमैन को साइन करने होते हैं। फिर एक दूसरा हमने जो सिविल और फैमिली में मुख्तलिफ है कि जो हम सिविल में जो समन होते हैं वो प्लेन के साथ हम फिक्स करते हैं, इधर 2 दिनों बाद, 2 दिनों के अंदर आपने जमा कराने होते हैं। फिर सेक्शन 10, सेक्शन 8, सेक्शन 7 वो प्लेन के बारे, सेक्शन 8 इंटीमेशन टू डिफेंडेंट, सेक्शन 9 रिटन स्टेटमेंट के बारे, सेक्शन 10 प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस है फैमिली केसेस में और सिविल केसेस में। इसमें ये है, जो कोर्ट है वो पार्टी को ये भी कह सकती है, आप जो एविडेंस आप देना चाहते हैं, जो प्लेंटिफ होगा उनका फर्स्ट बयान होगा, वो आप एफिडेविट की फॉर्म में बयान अल्फी भी जमा करा सकते हैं। लेकिन जो सिविल है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप एफिडेविट भी दे सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में। फिर सेक्शन 12 कहता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको सीखने को मिला तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।